जब भी कोई कंपनी आती है अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर शेयर्स इशू करने के लिए, एक प्रकार का अंडर राइटर से एक एग्रीमेंट कर लेती है कि अगर जनता के द्वारा शेयर्स नहीं लिए गए, जो बाकी के शेयर हैं जो जनता नहीं लेगी, वो सारे के सारे शेयर अंडर राइटर्स को लेने पड़ेंगे। तो कंपनी को एक कंफर्ट, कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सिंडिकेट मेंबर्स पूरे भारत के अंदर पब्लिक को एक फैसिलिटी होती है कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में रह रहा हो वो शेयर सप्लाई कर सकता हो। तो उसके लिए कंपनी सिंडिकेट मेंबर्स बनाती है। जो छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं, जो छोटे छोटे जो ब्रोकर्स पूरे देश के अंदर जगह जगह छोटी सिटीज़ के अंदर भी रह रहे हैं, उनको सिंडिकेट मेंबर्स के रूप से उनको बना के कंपनी उनको ऑथराइज़ करती है कि कोई भी इन्वेस्टर देश के किसी भी कोने में रहता हो तो उसको एक फैसिलिटी दी जाती है कि वो शेयर्स अपने उस कंपनी के शेयर उस सिंडिकेट मेंबर के थ्रू अप्लाई कर सके। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है रजिस्ट्रार टू द इशू का। रजिस्ट्रार टू द इशू का जो रोल है, उसमें जो हम कंपनी के जब शेयर सप्लाई करते हैं, शेयर सप्लाई करने में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, बैंक का डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन से बैंक से आपका पैसा डेबिट होना चाहिए। उस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होती है, बैक ऑफिस में एंट्री होगी और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किन लोगों को शेयर अलॉट किए जाएं। अगर ज़्यादा शेयर अप्लाई हुए हैं तो सभी को शेयर नहीं मिलेंगे, कुछ को शेयर्स मिलेंगे, कुछ को शेयर्स नहीं मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कंपनी अपने शेयर 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है, अगर कंपनी के पास 5 करोड़ शेयर्स की डिमांड आ गई, 5 टाइम्स, तो कंपनी उस केस में केवल 1 करोड़ शेयर ही अलॉट करेगी। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 4 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए थे, उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा काम होता है एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग करना, उसको शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होगी, ड्राफ्ट लॉट्स के द्वारा होती है, कंप्यूटराइज होती है। तो वो जो बैक ऑफिस का काम है वो रजिस्ट्रार टू द इशू के द्वारा किया जाता है। तो रजिस्ट्रार का ऑफिस एक बैक ऑफिस का काम है जो पूरी एप्लीकेशंस को हैंडल करके उनकी कंप्यूटर्स में एंट्री डाल के कंप्यूटराइज के द्वारा ड्रॉ निकाल के जिन शेयर होल्डर्स को, जिन इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट हुए हैं उनको ईमेल के द्वारा सूचना देके, और जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए हैं उनको भी ईमेल के द्वारा सूचना देके ये बताया जाता है कि आपने इन शेयर्स में अप्लाई किया था, आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं या शेयर आपके अलॉटमेंट नहीं हुए हैं। और अगर अलॉटमेंट हो गए हैं तो उनके खातों से वो पैसा उतना डेबिट हो जाएगा, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके खाते में जो अमाउंट ब्लॉक था उसको हटा लिया जाता है, ब्लॉक को, और वो पैसा उनके लिए फ्री हो जाता है। तो ये सब जो लोग हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएटरीज हैं। एक ये आईपीओ का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसको एक पूरे वर्ष में ये माने कि पूरा 1 साल का कार्यक्रम कई बार लग जाता है। जब से कंपनी ये डिसाइड करती है कि हमने एक अपना आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना है, तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाना, मर्चेंट बैंकर बनाना, लीड मैनेजर बनाना, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू करना, रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट करना, बैंकर्स की अपॉइंटमेंट करना, अंडर राइटर से एग्रीमेंट करना, सिंडिकेट मेंबर्स को अपॉइंट करना, ये पूरा प्रोसेस अलॉटमेंट तक 1 वर्ष का प्रोसेस होता है, एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो ये सारी जो पार्टीज हैं, इंटरमीडिएटरीज हम इनको कहते हैं। अब सेबी ने जो इशू आजकल अलॉटमेंट किया हुआ है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा किया गया है। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस अभी ये चालू हुआ है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर जो तात्पर्य है ये है कि आपको एक कंपनी एक प्राइस बैंड, सबसे पहले एक प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है कि किस प्राइस बैंड के अंदर आप शेयर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राइस बैंड किसी भी कंपनी का उदाहरण के तौर पर 500 रुपये से 550 रुपये का हो सकता है, 500 रुपये से 550। तो इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी ने कहा कि हम कम से कम 500 रुपये पे शेयर इशू करेंगे और अधिक से अधिक 550 रुपये पे शेयर इशू करेंगे। अब कोई भी इन्वेस्टर
उसमें आप हो या कोई भी हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या रिटेल इन्वेस्टर हो, उसको ये ऑप्शन है कि वो 500 रुपये पे अप्लाई करे या 501, 502, ₹1 के मल्टीपल में। 500 के बाद 550 तक जो पहुंचने में आपको ₹1 के मल्टीपल में शेयर को अप्लाई करना है। 501, 502, 505, इस प्रकार से 550 तक। तो ये एक प्राइस बैंड जिसको हम कहते हैं, जिसमें 500 रुपये को हम कहते हैं कि लोअर बैंड है और 550 को हम कहेंगे अपर बैंड है। मिनिमम लॉट साइज़ क्या होगा? सेबी नॉर्मली आज तक ये कहती है कि जब भी कोई कंपनी अपना पहली बारी प्राइमरी मार्केट के द्वारा शेयर इशू कर रही है, तो छोटे इन्वेस्टर्स को अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा 15,000 रुपये तक की एप्लीकेशन लगाने का राइट होना चाहिए, 15,000 रुपये तक का। तो अगर हम ये कहें कि 500 रुपये का है, तो उदाहरण के तौर पर हम ये कहें तो उसमें ये आ जाएगा कि 25 से 30 शेयर, मतलब 30 शेयर अगर अप्लाई करता है 500 रुपये के हिसाब से तो 15,000 की होगी। बट ये 25 का भी हो सकता है, कंपनी कहेगी मिनिमम लॉट साइज 25 रुपये, 25 का लॉट माना जाएगा। तो कम से कम आपको 25 शेयर अप्लाई करने हैं। 25 शेयर अप्लाई करेंगे, 25 गुना 550 करेंगे तो अमाउंट आपका 15,000 से कम आएगा। और उसके बाद आपको जो लॉट है वो 25 के बाद 50, 75, 100, 125, 150 के उस लॉट में 25 के मल्टीपल में चलना पड़ेगा। अगर आपका एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख से कम है तो आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर माने जाएंगे। और अगर आपका एप्लीकेशन अमाउंट 3 लाख का बनता है, आपने कुछ ऐसा लॉट लिया जिसमें टोटल अमाउंट आपको 3 लाख होगा, तो आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएंगे। तो मिनिमम लॉट साइज जो है वो एप्लीकेशन किस प्राइस पे शेयर इशू करे जा रहे हैं और अमाउंट जो है अप्रॉक्सीमेटली 13,000, 14,000, 15,000 के आसपास हो। तो जैसे मैं दोबारा कहूँगा, 500 से 550 का है तो मिनिमम लॉट साइज 25 का बना के हम कह देंगे कि आप 25 के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक अप्लाई करना है, आप उसका बिड को रिवाइज भी कर सकते हैं। बिड रिवाइज का मतलब जैसे पहले दिन आपने 500 पे अप्लाई किया, आपको लगता है कि नहीं शायद हमसे 500 रुपये में तो हमें शेयर अलॉट नहीं होंगे क्योंकि बाकी सभी इन्वेस्टर्स 550 पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर बाकी इन्वेस्टर्स आपको लगता है कि 550 पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 पे शेयर्स अलॉटमेंट के चांसेस कम हैं, तो आप अपने बिड को रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे 3 दिन का जैसे प्राइस बिडिंग ओपन होगा तो आपने पहले दिन 500 किया, उसको दूसरे दिन आपको 550 करने का राइट भी मिल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं आप बिड को रिवाइज कर सकते हैं। बिडिंग पीरियड 3 दिन का होता है। नॉर्मली जो है कंपनीज जो हैं 3 दिन का टाइम देते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि इशू 1 जुलाई से ओपन होगा, तो या मान लो 4 जुलाई से ओपन होगा, तो 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई 3 दिन आपको दिए जाएंगे। 4th, 5th एंड 6 जुलाई 3 दिन के अंदर आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन डाल सकते हैं। बिडिंग सेंटर जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं, बैंकर्स टू द इशू हैं, जो बैंकर्स थे, जहाँ जहाँ पे भी उनकी ब्रांचेस होंगी, अगर आपने ऑफलाइन डालना है तो उस ऑफलाइन के अंदर जहाँ सिंडिकेट मेंबर्स हैं, बैंकर्स हैं, वहाँ सब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन के अंदर तो आप घर बैठे कंप्यूटर से किसी भी देश के कोने में बैठे हैं तो आप ऑनलाइन इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन अमाउंट जो भी आपको अमाउंट है, नॉर्मली आजकल 100% अमाउंट ही आपको पूरा देना पड़ता है। अगर बिड 500 से 550 की है, आप 500 पे बिड कर रहे हैं, 25 शेयर के लिए बिड कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि आपको 12,500 रुपये की एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। जो फुल अमाउंट है वो आपको उस पर लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है। और जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास 5 करोड़ शेयर्स की डिमांड आ गई, परंतु कंपनी केवल 1 करोड़ शेयर ही अलॉट कर सकती है। तो उस केस में कंपनी को कंप्यूटर के द्वारा, लॉटरी के द्वारा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल किया जाएगा,
जिसका तात्पर्य ये हुआ कि कुछ इन्वेस्टर्स को तो शेयर अलॉट हो जाएंगे और जो शेयर्स अलॉट होंगे वो टोटल 1 करोड़ शेयर अलॉट होंगे, और बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको शेयर, जिन्होंने 4 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कोई शेयर अलॉटमेंट नहीं होगा और उनका पैसा जो है वो फ्री कर दिया जाएगा, वो अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं या प्रोरेटा अलॉटमेंट की जाएगी। तो इस प्रकार से जो बेसिस अलॉटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि कितना हैविली ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये सेबी का एक फार्मूले के हिसाब से बेसिस अलॉटमेंट किया जाएगा। अब इसके बाद जो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, एक बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज के अंदर आएगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आएंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बाहर आएंगे और नॉन इंस्टीट्यूशनल बाहर आते हैं। 3 कैटेगरी जैसे हमने पहले डिस्कस की थी, उसमें 3 कैटेगरीज में आएगा। जो टोटल साइज़ है, टोटल साइज़ में अप्रॉक्सीमेटली 50% हम ये माना जाता है, ज़्यादातर इशू के अंदर 50% जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के को इशू किए जाते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं या बैंक्स आ जाते हैं, उनको 50% शेयर जो हैं उस कैटेगरी के लिए रिजर्व किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। रिटेल इन्वेस्टर्स को भारत सरकार रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए 35% कोटा जो है वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, और बाकी जो 15% का कोटा है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार से आजकल जितनी भी कंपनीज बुक बिल्डिंग के थ्रू शेयर इशू कर रही हैं, अधिकतर कंपनीज का 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के नाम पे कोटा होता है, 35% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख से कम होनी चाहिए वो 35% होगा, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका एप्लीकेशन अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, या कोई भी कंपनी जैसे कि पहले बताया, कोई भी एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर भी ले सकती है, तो वो जो कंपनी है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर आएगी। उनका कोटा 15% का, दोनों का मिला के, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लाख से ऊपर और कंपनीज, उन दोनों को मिला के 15% का कोटा दिया जाता है। और अगर एंकर इन्वेस्टर्स का कोटा कंपनी ने रखा है तो एंकर इन्वेस्टर्स का कोटा जो है वो शुरू में बिडिंग प्रोसेस है, जो 3 दिन का बिडिंग प्रोसेस है, उससे 1 दिन पहले ही उनका कोटे को एंकर इन्वेस्टर के लिए ओपन किया जाता है और एंकर इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स के लिए लगा सकते हैं। तो ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, ये एक बहुत ही आजकल इसके अंदर एक फ्री प्राइसिंग गवर्नमेंट ने, सेबी ने अलाउ कर दी है आजकल, क्योंकि फ्री इकोनॉमी है। फ्री इकोनॉमी के अंदर फ्री प्राइसिंग भी कर दिया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर अपनी इच्छा के अनुसार अपनी प्राइस के ऊपर इशू कर सकती है। बट कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि क्या जनता, पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कंपनीज, एंकर इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर उस प्राइस पे लेने को कंपनी के शेयर तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि फ्री प्राइसिंग के अंदर आप कंपनी ने फ्री प्राइसिंग में अगर पैसा बहुत ज़्यादा मांग लिया तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहेंगे नहीं नहीं ये शेयर तो बहुत महंगा इशू किया जा रहा है, तो वो शेयर्स को शायद ना लें। तो इसलिए कंपनी को सोच समझकर अपना एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जो प्राइसिंग मेथड है, जो बुक बिल्डिंग का जो प्राइस का जो मैकेनिज़्म है वो करना चाहिए। तो फ्री प्राइसिंग आजकल हो गया, जिससे कंपनीज़ को थोड़ा एक एडवांटेज हो गया कि हम अपने शेयर्स को किसी भी प्राइस पे इशू कर सकते हैं। सेबी का रोल जैसे बताया कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सेबी एक प्रकार से वॉच डॉग है। सेबी पूरा उस पर कंट्रोल रखता है कि जो भी सेबी की जो गाइडलाइंस हैं, ICDR की इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की जो रेगुलेशन है वो पूरी की जाए। ऑब्जर्वेशन लेटर कंपनी इशू करेगी और उसके बाद ही, और जो ये 12 महीने के लिए वैलिड होता है।
और इसके बाद जो आजकल ये मैंने जो पहले बात बताई थी कि जो प्राइमरी मार्केट के अंदर जो आजकल फर्दर पब्लिक ऑफर भी कंपनीज आजकल कुछ करने लगी हैं, क्योंकि आजकल कंपनी चाहती हैं कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। एक अगर कोई कंपनी किसी एक ही लाइन में काम कर रही है तो चाहती है कि हम अपना दूसरी प्रोडक्ट के अंदर भी जाएं, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन दूसरे बिजनेस में भी जाएं, तो उसके लिए कंपनी अलग से कोई नया प्लांट, नई फैक्ट्री, नई मशीनरी लेना चाहती है। तो उसके लिए कंपनी, पहले कंपनी ने पब्लिक इशू किया था, सेकंड टाइम उसको फर्दर पब्लिक